हे गाइस हाय। सो पिछले क्लास में वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि रिकॉम्बिनेशन नॉन रिकॉम्बिनेशन क्या है। वी अंडरस्टूड क्रॉसिंग ओवर, कैसे क्रॉसिंग ओवर की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स अस एडवांटेज। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। और लास्ट में हमने देखा कि कैसे इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से the tendency to behave as independent or non-independent pairs between the genes on the same chromosome will be a result. Genes on the same chromosome हो सकता है बिहेव करे एज इंडिपेंडेंट पेयर्स अगर उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। Genes on the same chromosome will behave as non-independent pairs अगर उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। और इसीलिए जो वो एक टेबल है ना एनसीईआरटी का, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जहाँ एनसीईआरटी लिखती है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। वो यही कहना चाहती है कि दो जीन्स ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो, उनका इंडिपेंडेंस डिपेंड करता है पहले क्या वो सेम क्रोमोसोम पे है या क्या वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे है। अगर सेम क्रोमोसोम पे भी है तो भी उनका इंडिपेंडेंस किस पे डिपेंड करेगा, क्या वो एक दूसरे के पास हैं या एक दूसरे से दूर हैं। इसीलिए ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करके एनसीईआरटी ने आपको क्रोमोसोम और जीन के बीच का डिफरेंस समझाया था। क्रोमोसोम के बीच में ऐसा कोई लिंकेज नहीं होता है ना। तो क्रोमोसोम का हर पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बट जीन वेदर और नॉट दे आर इंडिपेंडेंट विल डिपेंड। सेम क्रोमोसोम पे है तो इंडिपेंडेंस कम हो गई, सेम क्रोमोसोम पे होने के बावजूद अगर दूर हैं तो बिहेव एज इंडिपेंडेंट पेयर्स, पास हैं तो बिहेव एज कंबाइंड लिंकेज पेयर। ठीक है। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई थी, जिससे मॉर्गन ने जस्टिफाई किया कि देखो जीन्स कुड बी ऑन द सेम क्रोमोसोम, उसी चीज का इस्तेमाल करके उनके स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टुटिवॉन्ट ने बोला कि देखो आप फिजिकल लोकेशन ऑफ द जीन्स को मैप आउट कर सकते हो, रिलेटिव फिजिकल लोकेशन ऑफ द जीन्स। अब ये कैसे हुआ? अब देखो याद रखना ये रिलेटिव डिस्टेंस है, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस डिस्टेंस नहीं है। तो एलेक्स टुटिवॉन्ट ने बोला कि जितना ज़्यादा दूर उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो आप अगर कई सारे एक्सपेरिमेंट कर लो बिटवीन जीन्स दैट आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, बिटवीन कैरेक्टर्स दैट आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो आपको कई सारे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और इन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज को आप कुछ इस तरीके से अरेंज करो कि आपको रिलेटिव डिस्टेंस पता चल जाए। ओके, तो बोला कि उन्होंने कि एक जेनेटिक मैप बना सकते हैं। जेनेटिक मैप क्या होगा? जिसमें आपका बेसिक आइडिया होगा कि कौन से दो जीन्स पास हैं, कौन से दो जीन्स एक दूसरे से कितने दूर हैं। ठीक है। और जब हमने ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट किया था, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन जेनोम को पढ़ने की कोशिश की गई थी, तो इसी आइडिया का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। अब मॉर्गन को ऑनर करने के लिए डिस्टेंसेस, जेनेटिक मैप जो उन्होंने बनाया उस पे डिस्टेंसेस को MU मैप यूनिट और सेंटी मॉर्गन CM, इनके इस यूनिट का इस्तेमाल किया गया था। सो 1 मैप यूनिट और 1 सेंटी मॉर्गन CM इज इक्वल टू 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो पहले रिकॉम्बिनेंट्स निकालो, सॉरी फ्रीक्वेंसी, पहले नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स निकालो, फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालो, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जब आप परसेंटेज में निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट। अब मैं यहाँ पे याद दिला दूँ, रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट थिंग। फ्रीक्वेंसी इज 2/10 का फ्रीक्वेंसी 0.2, इसका परसेंटेज इज 2%। तो ये चीज़ों में भूलना मत। परसेंटेज इज आउट ऑफ 100 है ना, फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन द टू यूनिट्स, बिटवीन द टू वैल्यूज। तो जब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा तब दैट विल बी इक्वल टू 1 मैप यूनिट। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है, 3 जीन्स है A, B एंड C। अब
ए बी एंड सी के बीच में मान लो ऐसा 5 और 10 मैप यूनिट है। अब ये 10 मैप यूनिट कहाँ से आया मेरे पास? जब ए और बी के बीच में हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी मिली होगी 5%। जब बी और सी के बीच में मैंने क्रॉस किया होगा, मतलब जब मैं बी और सी को ऑब्जर्व कर रहा होगा तो मुझे रिकॉम्बिनेशन मिला होगा 10%। जब ए और सी के बीच में मैंने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो मुझे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिली होगी 15%। तो मैं इन 3 परसेंटेजेस को ऐसे अरेंज करूंगा दैट %1 प्लस %2 मस्ट बी इक्वल टू %3। मैथ वाला लॉजिक, ठीक है। तो 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। तो मैं बोलूंगा देखो ए और सी सबसे दूर होंगे एक दूसरे के और बी बीच में होगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने उसे अरेंज कर दिया। अब बेटा देखो ये क्वेश्चंस अब आते कम हैं, बस सेंटीमॉर्गन क्या है वो पूछते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है वो पूछते हैं, उसका रेलेवेंस पूछते हैं। कम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के कि आपको जीन पेयर और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि भाई अब अरेंज करो। बट बेटर बी सेफ देन बी सॉरी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है तो नहीं, ये तो बचपन से आप मैथ करते आ रहे हो, तो बेहतर है कि कॉन्सेप्ट को समझ ही लो, है ना। एक सेकेंड, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखा है ना? हाँ ओके, चेक कर रहा था ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं ऑन द सेम। आपको जीन पेयर्स दे दिए गए आपके स्क्रीन पे और इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे दी गई। शुरुआत कैसे करो? शुरुआत करो बाय टेकिंग द जीन पेयर जो सबसे एक दूसरे से दूर है। अब सबसे दूर क्या है? सी एन डी। तो हम ऐसा कर लेंगे कि चलो सी एन डी एकदम दूर है ना, तो एक सेकेंड, अगर सी एन डी एकदम दूर है तो चलो सी और डी को 23 मैप यूनिट हम मान लिया कि 23% इज सी एन डी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि अगर सी एन डी सबसे दूर है तो किन 2 यूनिट के या किन 2 चीजों के जोड़ से ये बन सकता है, राइट? क्या कॉम्बिनेशन है? तो आप क्लियरली देख सकते हो बी डी इज 13, बी सी इज 10, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि 23 प्लस 10 इज इक्वल टू 23। और ऑपोजिट्स पे क्या है? डी और सी। तो बीच में अगर बी घुसा दिया तो क्या हो जाएगा? मुझे 13 और 10 का जोग मिल जाएगा। बीच में मुझे बी घुसाना है, राइट। सो आई विल समवेयर इंसर्ट बी जहां पे मुझे बी और डी 13 मिले और बी और सी 10 मिलेगा, राइट। अब बी और डी, तो मैं बी को थोड़ा इधर घुसाऊंगा। सो अगर बी और डी बी इधर घुसाया तो बी डी गिव्स मी कितना? 13 एंड बी सी गिव्स मी 10, ठीक है। अब ए को मुझे ऐसे घुसाना है कि ए एंड डी गिव्स मी 8। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, ए अंदर भी हो सकता है, ए बाहर भी हो सकता है। क्यों? मुझे ए और बी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है। तो मुझे अगर ए घुसाना है तो मैं ए को यहां कुछ घुसा सकता हूं कि डी है, डी से इधर घुसा दो थोड़ा, यहां पे घुसा दो और ए और सॉरी हाँ, ए और डी की दूरी हो जाएगी 8। अब देखो ए बाहर भी हो सकता था, है ना। अगर बाहर करेंगे, डी के बाहर कर दिया, फिर भी ए एंड डी 8 हो सकता है ना। तो यूजुअली जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना तो एक कुछ ऐसा नियम जरूर आपको मिलेगा जहां आप ये चीज को जस्टिफाई कर सकते हो कि ए अंदर है या बाहर है। क्या होगा वो? हो सकता है आपको ए बी दिया हुआ रहेगा, ए बी अगर दिया हुआ होता 5, है ना। अब देखो ए बी के अंदर में ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 5। तो हम उसको अंदर रखते हैं। वेयर एज ए बी दिया होता, सॉरी, ए बी दिया होता आपका कितना?
ये हो गया 13, 13 और 8 कितना हो जाता है भाई? 13 और 8 होता है 21। ठीक है, अगर ए बी 21 दिया होता तो आप उसे बाहर प्लेस करते। तो आपको ऐसे प्लेस करना है कि सारे रूल्स जस्टिफाई होने चाहिए। ठीक है, यही हो गया बस, यही क्वेश्चन है होता है। तो ऐसे ही आपको प्लेस करके फिर एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। और हमारा सीक्वेंस क्या निकला यहाँ पे? हमारा सीक्वेंस निकला सी बी ए डी या डी ए बी सी, सेम है। इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो। और ऑप्शन में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा कि आप दोनों ऑप्शंस को टटोल लो। ऐसा नहीं है कि मतलब सी बी ए डी नहीं मिल रहा तो घबरा जाओ, नहीं। सी बी ए डी नहीं मिल रहा है तो डी ए बी सी ढूंढो। ठीक है, और क्योंकि ए का यहाँ पे फिक्स नहीं है तो एक ऑप्शन क्या हो सकता था? सी बी डी ए या ए डी बी सी। और ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए की जगह फिक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम आपको क्वेश्चन देंगे भी ना तो इतना इजी देंगे कि दो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा, हम आपको दे चुके होंगे। ठीक है, तो आपको बस ये और ये पहला और दूसरा के बीच में ऑप्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा। दोनों ग्रुप्स के बीच में कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, नाउ अब इस पॉइंट पे एक चीज हमें समझना है, और ये क्वेश्चन कभी कभी अच्छे पेपर्स में आपको मिल जाएगा। और वो क्वेश्चन क्या होता है कि मेंडल के तो 7 कैरेक्टर्स थे और मेंडल को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिला था, तो क्या मेंडल के सभी कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पे थे? और इसको मानना बहुत आसान होता है। 7 कैरेक्टर्स, आपका जो P होता है, P इज 2n इज इक्वल टू 14, तो आप इजिली इमेजिन कर सकते हो कि P के 14 क्रोमोसोम होंगे, 7 पेयर्स होंगे, 7 कैरेक्टर्स थे, तो वो अलग अलग क्रोमोसोम पे होगा, बिल्कुल ओके। बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। दे वर ओनली लोकेटेड ऑन 4 क्रोमोसोम्स। ठीक है, और कौन से क्रोमोसोम्स? 1, 4, 5 एंड 7। ठीक है, और आपको ये याद रखना है। ठीक है, 1, 4, 5, 7 and 4 chromosomes only. You must remember that. ठीक है, 14, 57 you have to remember कि they were only on 4 chromosome. बहुत ना के और ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो nobody is going to, we are, देखो एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, इतना जानना काफी होगा कि 4 क्रोमोसोम पे थे और 1457 इज द आंसर। बट ये चीजें जो है 1 पे क्या था, 4 पे क्या था, 5 पे क्या था, 7 पे क्या था, दैट नोबडी इज गोइंग टू आस्क। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट। ओके, अब अगर आप याद करना चाहते हो, आपकी इच्छा, बट वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू। देखो, नीट इज नॉट ओनली कि हमें क्या पढ़ना है, नीट इज ऑल्सो हमें क्या नहीं पढ़ना है। ओके, तो देयर इज अ वेरी लेस चांस कि हम आपको ये सारी चीजें पूछने वाले हैं। कूल, ओके। आज की क्लास का एक लास्ट कॉन्सेप्ट, लिंकेज ग्रुप्स। अब लिंकेज ग्रुप्स क्या हैं? लिंकेज ग्रुप का सिंपल मतलब है जीन्स दैट आर ऑन द सेम क्रोमोसोम। ऐसे जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे हैं, उनकी एक टेंडेंसी होगी। टेंडेंसी किस चीज की? साथ साथ पास होने की। इसी टेंडेंसी की वजह से हम बोलते हैं जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम कुड बी रेफर्ड एज अ लिंकेज ग्रुप। क्यों? क्योंकि सेम क्रोमोसोम पे हैं, दे हैव टेंडेंसी टू बी पास्ड एज टुगेदर। अब जनरली द लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि हम जीन की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अलील्स की बात नहीं कर रहे। सो जीन्स दैट ऑन द सेम क्रोमोसोम, they have a tendency to be passed together. So number of haploid number of chromosomes is equal to the linkage groups. अब यहीं पे एक ट्रिक है। ह्यूमन फीमेल्स आर व्हाट? 44 प्लस XX। 44 मतलब क्या? 22 इंटू 2, 22 मदर से, 22 फादर से। XX का मतलब क्या? X एक मदर से, X एक फादर से।
राइट। तो कितने जीन्स हुए, जीन ग्रुप्स हुए? 23 जीन ग्रुप्स हुए ना। तो ह्यूमन फीमेल हैज 23 लिंकेज ग्रुप्स। लेकिन ह्यूमन मेल का क्या? ह्यूमन मेल इज इक्वल टू व्हाट? 44 प्लस XY। अब 44, once again 22 from mother, 22 from father। X और Y के बीच में क्या कोई होमोलोगस नेचर है क्या? यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। अब एक चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा। X और Y को आप सेम लिंकेज ग्रुप नहीं कहना चाहोगे। क्यों इसको आप एक सेम लिंकेज ग्रुप नहीं कहना चाहोगे? इसका रीजन है, सबसे पहले X के जो जीन्स हैं और Y के जो जीन्स हैं वो होमोलोगस नहीं है, काफी अलग है। देयर इज ओनली फ्यू जीन्स दैट आर होमोलोगस बिटवीन X एंड Y, सिर्फ फ्यू। ठीक है। Y क्रोमोसोम सबसे छोटा क्रोमोसोम है ह्यूमन जेनोम का। 231 जीन्स होते हैं और टोटल ह्यूमन में 20 to 25,000 ह्यूमन जीन्स होते हैं। इस 231 में 28 जीन्स हैं जो वाई क्रोमोसोम के एंड्स पे होते हैं और उनको आप स्यूडो ऑटोसोमल कहते हो। स्यूडो ऑटोसोमल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके होमोलोगस कंपोनेंट्स, उनके सिमिलर जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे ही हैं। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम बिल्कुल अलग नहीं है, बट देयर इज अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ जीन्स दैट आर होमोलोगस। इसीलिए उसको हम स्यूडो ऑटोसोमल कहते हैं। वो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और इसी स्यूडो ऑटोसोमल नेचर की वजह से एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में पेयर कर पाते हैं। बट स्टिल नंबर इतना सिग्निफिकेंट है कि उसको हमें एक सेपरेट लिंकेज ग्रुप कहना पड़ता है। तो इसीलिए ह्यूमन मेल में हम कहते हैं देयर आर 24 लिंकेज ग्रुप्स। ह्यूमन फीमेल में हम कहते हैं 23 लिंकेज ग्रुप्स। ठीक है। अब ड्रोसोफिला की कहानी अलग है। ड्रोसोफिला इज 2n इज इक्वल टू 8। हमारा था 2n इज इक्वल टू 46। ड्रोसोफिला 2n इज इक्वल टू 8 है। तो आप सोचोगे चलो ठीक है, इसका मतलब फीमेल ड्रोसोफिला हैज 4 लिंकेज ग्रुप। करेक्ट। हालांकि ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन हम देखेंगे आगे, इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड बाय XX एंड XY सिस्टम। हम अपने आसान के लिए वो पढ़ लेते हैं जो अभी हमने मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। बट पहले हम पढ़ाते थे कि ड्रोसोफिला में एक दूसरा तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन है। इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम। ठीक है। ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम XY सिस्टम। एंड इस वजह से हम ये केस थोड़ा पेचीदा बन जाता है। सो मेल ड्रोसोफिला में 4 ही लिंकेज ग्रुप्स हैं, 5 नहीं है। ह्यूमंस में 5 थे बिकॉज वाई क्रोमोसोम पे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जीन्स थे और वो जीन्स एकदम डिफरेंटली बिहेव कर रहे थे। बट मेल ड्रोसोफिला पे ये बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। सो मेल ड्रोसोफिला हैज ऑल्सो 4 लिंकेज ग्रुप्स ओनली। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू। ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ने के पहले एक लास्ट चीज हमें पढ़ना है, डोमिनेंस का मतलब क्या है। देखो, अभी तक हमने सेग्रीगेशन को जस्टिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, है ना, कि सेग्रीगेशन क्यों हो रहा है। वाई ऑल गैमीट्स हैव ओनली 1 कॉपी। तो मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए, मियोसिस 2 में क्रोमैटिड्स अलग हो गए। क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम्स के अलग होने की वजह से एक गैमीट को सिर्फ एक ही कॉपी मिली, इस वजह से सेग्रीगेशन हो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हमने एक्सप्लेन किया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? कैरेक्टर्स मूव इनटू गैमीट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को 2 तरीकों से एक्सप्लेन किया। जीन्स में बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, इवन बावजूद अगर वो सेम क्रोमोसोम के हैं, अगर दे आर
ऑन द सेम क्रोमोसोम बट फार फ्रॉम ईच अदर, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। इन दो कारणों से हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन किया। अब डोमिनेंस को एक्सप्लेन कैसे करें? कोई जीन का अलील डोमिनेंट है या रिसेसिव है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए थोड़ा पहले जाएंगे और समझेंगे कि जीन क्या था। जीन रेसिपी थी, है ना। रेसिपी के ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते थे, बिहारी पालक पनीर, राजस्थानी पालक पनीर। रेसिपी जो बनाओगे वैसा डिश बनेगा। बट बोथ बिहारी पालक पनीर एंड राजस्थानी पालक पनीर आर स्टिल पालक पनीर, है ना। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने कोई पन्ना बीच का गायब कर दिया हो, पॉसिबल है ना। जब हम डीएनए की कॉपी कर रहे होते हैं तो आप डीएनए है क्या, आप ऑलरेडी पढ़ कर आते हो क्लास 11th में, इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की एक बड़ी सी कड़ी है। दिस इज व्हाट इज डीएनए। डीएनए को पढ़ के आप आरएनए बनाते हो, सेंट्रल डॉग्मा। आरएनए को पढ़ के आप अमाइनो एसिड की चेन बनाते हो, और अमाइनो एसिड की चेन प्रोटीन बनती है। ये प्रोटीन खुद ही कैरेक्टर है या कैरेक्टर का कारण है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन खुद ही कैरेक्टर है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है। बट अगर कोई हार्मोन की बात करें तो वो हार्मोन कैरेक्टर का कारण बनता है। इवन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एक कैरेक्टर है जो हीमोग्लोबिन के वजह से है। आपकी हाइट एक कैरेक्टर है जो ग्रोथ हार्मोन की वजह से है। तो जब आपका जीन एक रेसिपी है तो आपके कैरेक्टर फाइनल डिश हैं। अगर आपने जीन में चेंज किया तो कैरेक्टर में चेंज होना पॉसिबल है। क्यों मैं बोल रहा हूं पॉसिबल है? मान लो आपने सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया। आपने लिखा हुआ था कि भाई 5th स्टेप में 2 चम्मच नमक डालो, गलती से 2 की जगह 1.5 लिखा गया या 1 लिखा गया गलती से, पर नमक तो है ना, इट विल स्टिल बी पालक पनीर, है ना। तो कभी कभी चेंज डीएनए को कॉपी करते समय इतने छोटे होते हैं कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता या फर्क ही ना पड़े, ऐसा भी पॉसिबल है ना। आपने मान लो लिख दिया टाटा नमक की जगह कोई दूसरे ब्रांड का नमक, तो नमक तो डला ना, कोई चेंज नहीं हुआ। तो सेम वे जब जीन्स कॉपी हो रहे थे, व्हेन अ नॉर्मल अलील इज कॉपिंग, नॉर्मल अलील को पढ़ के हम प्रोटीन बनाते हैं, ये सेम चीज इधर लिखी हुई है। इट इटसेल्फ इज द प्रोडक्ट, इट मेक्स एन एंजाइम दैट मेक्स द प्रोडक्ट, इट कंट्रोल्स अनदर पाथवे। 3 पॉसिबिलिटीज होते हैं जो अभी हमने पढ़ा। बट अगर ये जो नॉर्मल कॉपी है, जब इस कॉपी का चेंज हुआ, अगर उससे एक नॉर्मल या थोड़ा लेस फंक्शनल एंजाइम बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑब्जर्व्ड एज द डोमिनेंट फिनोटाइप। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास दोनों कॉपीज में से एक कॉपी भी है, काम चल रहा है ना। क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर मान लो मम्मी का जब oocyte बन रहा था तब प्रॉब्लम हुई, बट पापा का जब स्पर्म बन रहा था तो प्रॉब्लम नहीं हुई, तो देयर इज अ गुड चांस कि एक कॉपी कभी कभी काफी होती है। बट तो वैसे वैसे जीन्स को हम डोमिनेंस कहते हैं, दैट इज द रीजन फॉर डोमिनेंस, कि एक कॉपी ही काफी है, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि जब आप जीन को कॉपी कर रहे थे तो इतना बड़ा चेंज हो गया कि प्रोटीन नॉन फंक्शनल बन जाए, राइट। और जब ऐसा हो जाएगा तो वो वाला जो बदलाव है वो एक रिसेसिव फिनोटाइप देगा। क्यों? आपके से दोनों पेरेंट के पास वो डिफेक्टिव कॉपी होनी चाहिए, तभी जाके आपके अंदर वो रिसेसिव फिनोटाइप आएगा, ठीक है। सो why is there a why alleles could be recessive? When we need both copies as a faulty one, तब जाके मेरा कैरेक्टर खराब होगा,
तब हम बोलेंगे इट्स ए रिसेसिव थिंग। ठीक है, पहली चीज। सो व्हाट इज डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस? जब जीन का मॉडिफिकेशन आपको ऐसी कॉपी दे जिसकी 2 खराब कॉपी चाहिए टू मेक अ लॉस फॉर अ कैरेक्टर, तब बोलेंगे इट्स रिसेसिव। दूसरा, मैंने आपको एक पहले भी आइडिया दिया था कि वी ओनली से और रेफर डोमिनेंट और रिसेसिवनेस, हम सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिवनेस ट्रेट्स के लिए बोलेंगे, जीन के लिए या अलील्स के लिए नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आगे जाके हम एक फेनोमेना पढ़ने वाले हैं, समथिंग कॉल्ड प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी क्या होता है? एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को या मल्टीपल लेवल्स पे कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्या बोला आपको, हीमोग्लोबिन इटसेल्फ इज अ कैरेक्टर। क्यों? ऑक्सीजन कैरी करता है। बट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो भी तो एक फैक्टर है, राइट? तो डिफरेंट लेवल्स पे आपस में जो इंटरैक्शन होता है इन जीन प्रोडक्ट्स का, वो डिसाइड कर सकती है कि किस लेवल पे आप देख रहे हो। वो डिसाइड करेगा कि वो कैरेक्टर और यह कैरेक्टर का फॉर्म डोमिनेंट है या रिसेसिव है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एनसीईआरटी आपको स्टार्च सिंथेसिस का एग्जांपल देती है, तो पहले स्टार्च सिंथेसिस का एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर एक और समझने के लिए सीएफटीआर का एग्जांपल लेंगे। अब स्टार्च सिंथेसिस में क्या है? स्टार्च सिंथेसिस एनसीईआरटी बोलती है आपको इन पी 2 अलील से कंट्रोल्ड है। मान लीजिए उसका नाम है बिग बी एंड स्मॉल बी। अब आप बोलोगे स्मॉल बी इज रिसेसिव, आपने अलील को रिसेसिव घोषित कर दिया, ठीक है। बट हमें ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहिए, इसको समझो। अगर बिग बी है तो इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस होगा, अगर स्मॉल बी है तो स्मॉल बी जो एंजाइम, ध्यान से सुनना बेटा, स्मॉल बी जो एंजाइम बना रहा है वो इनइफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस करेगा। एंजाइम अच्छा नहीं है बस, ठीक। अब जो इंडिविजुअल बिग बी है उसके पास बिग बी की 2 कॉपी है। अगर एफिशिएंट स्टार्च सिंथेसिस होगा तो ज्यादा स्टार्च बनेगा, ज्यादा स्टार्च बनेगा तो आपका सीड फूला सा होगा, फूला सा होगा तो सीड राउंड होगा। तो सेम अलील के कारण कैरेक्टर्स 3 लेवल पे आपने इमेजिन किया। पहला, अमाउंट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस। दूसरा, साइज ऑफ द सीड विच इज डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस। तीसरा, shape of the seed which is dependent again upon how much starch is being synthesized। तो 3 कैरेक्टर्स अफेक्ट हुए ना बाय द सेम जीन, अमाउंट ऑफ स्टार्च, साइज ऑफ सीड, शेप ऑफ द सीड। अब देखो कैसे कंफ्यूजन शुरू होता है यहां पे, ठीक है। अब मान लो हीट्रोजाइगोट को देखो, बिग बी स्मॉल बी। बिग बी स्मॉल बी का मतलब है आपके पास एटलीस्ट आधी कॉपी तो है ना जो अच्छा अच्छा स्टार्च सिंथेसाइज कर रही है। बट आधी कॉपी सही का क्या मतलब है? आप आधे समय अच्छा स्टार्च बना रहे हो। अगर आपके पास बिहारी पालक पनीर और राजस्थानी पालक पनीर था और राजस्थानी पालक पनीर कॉपी करते समय प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो एटलीस्ट जब आप बिहारी पालक पनीर बनाओगे तब तो सही बनेगा, आधा टाइम तो सही बनेगा ना। उसी तरह जब बिग बी एक्सप्रेस हो रहा है तब तो स्टार्च सही सिंथेसिस होगा, बट जब स्मॉल बी एक्सप्रेस होगा तो स्टार्च नहीं बनेगा। तो इसीलिए ओवरऑल आपके सीड में स्टार्च कितना है? कम। कम स्टार्च, सीड छोटा। पूरा छोटा क्या? नहीं, इंटरमीडिएट, बीच के साइज का। लेकिन फिर भी ये इंटरमीडिएट इतना है कि आपका सीड अभी भी राउंड हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक, ठीक है, आपके राजस्थानी पालक पनीर की रेसिपी खराब हो गई है, आपको एक पनीर बनाना अभी भी आता है, तो जब गेस्ट घर पे आएंगे तो बोलेंगे देखो भाई, सोना को पालक पनीर बनाना आता है, क्योंकि वो 10 बार आए
5 बार आपने अच्छी पालक पनीर खिलाई, 5 बार पालक पनीर खराब थी, तो आपका नाम बच गया। तो अगर आप हेटेरोजाइगोट को देखो तो स्टार्च सिंथेसिस अभी भी हो रहा है, तो हम बोलेंगे डोमिनेंट है। देखो बिग बी डोमिनेंट है, स्टार्च सिंथेसिस हो रहा है, बट कम बन रहा है। तो जो सीड का साइज है दैट इज इन बिटवीन बिग बी का फिनोटाइप एंड स्मॉल बी का फिनोटाइप। ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, बीच का है। इस चीज फिनोमेना को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब हेटेरोजाइगोट एक बीच का फिनोटाइप दिखाता है तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। राउंड सीड, अब सीड अभी भी राउंड होगा, क्यों? क्योंकि इतना स्टार्च बन गया कि सीड अभी भी राउंड है। तो इसलिए बोला कि एट द लेवल ऑफ साइज ऑफ द सीड, एट द लेवल ऑफ साइज ऑफ द सीड, starch synthesis is intermediate. At the level of shape of the seed, the roundness is dominance. So roundness is dominance. At the level of starch synthesis, once again we have dominant. ठीक है? क्यों? क्योंकि जब तक बिग बी है स्टार्च सिंथेसिस हो रहा है, कम हो रहा है, राइट? बट साइज ऑफ द सीड छोटा हो गया, पूरा छोटा नहीं हुआ बट हो गया। तो एट द लेवल ऑफ इनकम साइज ऑफ द सीड इट शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एट द लेवल ऑफ शेप ऑफ द सीड कंप्लीट डोमिनेंस। अब मान लो स्मॉल बी स्मॉल बी में क्या होगा? आपका सीड बिल्कुल भी स्टार्च सिंथेसिस नहीं करेगा, ना के बराबर, बहुत छोटा होगा और सीड रिंकल हो चुका होगा। तो स्मॉल बी होमोजाइगोट में हमें दिख रहा है कि हाँ भाई रिंकल्ड सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव है, तो हम बोलेंगे देखो रिंकल्ड ट्रेट इज रिसेसिव, रिंकल्ड ट्रेट इज रिसेसिव, स्मॉल सीड इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। रिसेसिव नहीं बोला, क्यों? क्योंकि आपका हेटेरोजाइगोट वाज नॉट अ स्मॉल सीड, इट वाज समवेयर बीच का। इसीलिए एनसीईआरटी चुपके से एक लाइन लिखती है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ द जीन। ऑटोनोमस मतलब जीन डिसाइड नहीं करता कि वो डोमिनेंस है या रिसेसिव है। ओके, इट इज the level at which we are examining the effect of the gene. So dominance is not an autonomous feature of the gene or the product that it has information for. Okay, it is not an autonomous feature of the gene or the product. जीन का प्रोडक्ट यहां क्या था? स्टार्च, स्टार्च सिंथेसाइजिंग एंजाइम। कितना स्टार्च बन रहा है, वो कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, कैरेक्टर दैट वी आर एग्जामिनिंग, वो डिसाइड करता है। सो अगर आसान भाषा में बोलें तो अलील डोमिनेंट होगा या रिसेसिव विल डिपेंड अपॉन आवर लेवल ऑफ इंक्वायरी। किस लेवल पे आप उस कैरेक्टर किस लेवल पे आप कैरेक्टर को इंक्वायर कर रहे हो, ठीक है? ये चीज आपकी एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है। हम आगे जाके इसके 2 एग्जाम्पल्स और देखेंगे। कौन से 2 एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं? आगे जाके जब हम और डिटेल में इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस पढ़ लेंगे, देन विल सी द एग्जाम्पल ऑफ CFTR। CFTR एक प्रोटीन है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज के केस में इन्वॉल्व होता है, और सिकल सेल अनीमिया। दोनों केसेस में हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा री एग्जामिन करेंगे। क्लियर है? अभी मैं इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि आपने कोडोमिनेंस नहीं पढ़ा। इवन इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होता है, दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग देयर, बट इट इज देयर एंड इट हैपेंस। क्लियर है? चलो, सो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में एक कंप्लीट क्लास हम दे सकते हैं बिकॉज बी वाला थोड़ा पेचीदा है। फिर एक्सटेंशंस टू मेंडल लॉज, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, ये सारी चीज़ों को हम, अरे क्या हुआ, को देखेंगे।
एपिस्टेसिस को बस एक छोटा सा फॉर्म से समझने की कोशिश करेंगे अगर टाइम बच पाया, वरना सेपरेट वीडियो कर लेंगे, ठीक है। चलो बेटा, सो टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन इंश्योर कि आप कमेंट्स में डाल दो। Are you preparing for NEET or boards with too many books, long sentences, poor diagrams, and zero explanations? You need NCERT Map Biology. Complex sentences are now colorful flowcharts. All pointers are separated, outlined, and diagrams are there that can help you see organs as they are. Your imagination just got an upgrade. And drawn to your need, some imagined by AI, some caught on camera. Include stories that help solve rote learning with connections that go beyond the NCERT. Order on shantasonasingh.com, Amazon, or Flipkart.